गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आ जाओ हमारी आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का जो टाइटल है, शीट का टाइटल क्या है। शीट का टाइटल है बॉसम बडी। बडी देखते ही आप समझ गए होंगे बडी का मतलब ही क्या होता है। बडी का मतलब ही होता है फ्रेंड। बडी का मतलब होता है फ्रेंड। तो इस बॉसम बडी, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है गुड फ्रेंड। कोई हमारा गुड फ्रेंड हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं जी, कि ये तो मेरा बॉसम बडी है। तो अभी फ़िलहाल हमारा गुड फ्रेंड कौन है जी। हमारा गुड फ्रेंड है हमारी पढ़ाई, हमारी स्टडी। यानी हम हमारी पढ़ाई को कह सकते हैं कि भाई ये तो मेरी बॉसम बडी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्या कुछ है देखो एक बारी। फर्स्ट में ना कुछ एरर बताने थे सबसे पहले। द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली सर्व द पर्पज ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग कुंभ मेला। एक मिनट। The efforts of the government will not only serve the purpose of successfully conducting Kumbh Mela but will contribute in the overall development of the Prayagraj and its people। देखो जब भी एरर स्पॉटिंग करेंगे ना, तो एरर स्पॉटिंग के अंदर आप सेंस निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम में भी एरर स्पॉटिंग को ना बिना सेंस के भी किया जा सकता है। भाई इसके लिए सेंस की आवश्यकता नहीं रहती और हमें टाइम बचाना है। अगर हम इसका मीनिंग समझने लग गए एग्जाम के अंदर तो फिर तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम ही तो बचाना था। तो एरर तो ग्रामर का होता है, सिर्फ ग्रामर को चेक करना। ठीक है, कहते हैं द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली सर्व। द एफर्ट, द आर्टिकल एफर्ट, उसके बाद उसका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, द आर्टिकल एफर्ट्स, उसके बाद नाउन आ गया। एफर्ट किसके, गवर्नमेंट के। ठीक है, विल नॉट, एफर्ट के लिए वर्ब आई विल। नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ में एक कंजंक्शन होती है जो पेयर में यूज होती है, हमें पता है। बट ऑल्सो द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली सर्व। सर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, वट द पर्पज ऑफ, किस चीज़ का पर्पज, सक्सेसफुली कंडक्टिंग कुंभ मेला। ठीक है, बट विल कंट्रीब्यूट, बट विल नहीं, पेयर की कंजक्शन थी ना, हमने पढ़ा था इनके कुछ पेयर होते हैं, जैसे कि सच दैट का पेयर होता है, इधर नो, इधर और का पेयर होता है, नीदर नोर का पेयर होता है। वैसे ही नॉट ओनली का पेयर किसके साथ होता है, बट ऑल्सो के साथ पेयर होता है। एग्ज़ाम में कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में लिखते टाइम खाली बट लगा देता है तब भी चल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ग्रामर के अकॉर्डिंग अभी भी इसको एरर कंसीडर किया जाता है। यहाँ वही गलती कर रहा था। तो यहाँ बट विल नहीं, बट ऑल्सो विल कंट्रीब्यूट, क्या लगाना था, बट ऑल्सो विल कंट्रीब्यूट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्रयागराज एंड इट्स पीपल। बताओ ये इट्स किसके लिए है, ये इट्स है प्रयागराज के लिए। ठीक है, मीनिंग क्या है, कहते हैं सरकार जो प्रयास कर रही है ना, एग्जाम में मत निकालना मीनिंग, अभी मैं बता देता हूँ मीनिंग। सरकार जो प्रयास कर रही है ना, वो क्या कर रही है कि उनका सिर्फ इतना सा पर्पज़ नहीं है कि भाई कुंभ के मेला को हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवा दें, लेकिन उनका ये भी वो है प्रयास कि भाई कुंभ के मेला के साथ साथ जो एरिया है प्रयागराज का, उसकी भी हम अच्छे से डेवलपमेंट करें और वहाँ के लोगों की भी डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, आगे देखते क्या एरर है। तो सेकंड में देखते क्या एरर है। सेकंड के अंदर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स अपैरल इज प्रोड्यूस्ड बाय अबाउट, एक सेकंड। According to estimates, apparel is produced by about 77,000 small scale unit. One of biggest challenges is the threat of import from neighboring country। कहता है भाई जो एस्टिमेट्स है ना वो क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट क्या है, जो अपैरल है ना, अपैरल होता है स्टॉक, कपड़े के स्टॉक को कहते हैं। इज, अपैरल के लिए वर्ब आ गई इज। प्रोड्यूस्ड बाय, कितना बना दिया गया अब तक का, लगभग 77,000 स्मॉल स्केल यूनिट्स पर बना दिया गया। लेकिन चैलेंज क्या है भाई, चैलेंज ये है कि इसको इम्पोर्ट कैसे करें। लेकिन इसका वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज क्या है, थ्रेट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, कि भाई नेबरिंग कंट्रीज तक उसको इंपोर्ट कैसे करवाया जाए। अब बारी आई एरर की। तो आपने पढ़ा बिगेस्ट, बिगेस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री थी, एडजेक्टिव था जी बिग। कंपैरेटिव डिग्री हो जाती इसकी बिगर, पॉजिटिव डिग्री थी बिग, कंपैरेटिव डिग्री हो जाती बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री थी बिगेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दाग की इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमें तो पता था वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आना था। ठीक है, करेक्ट हो जाता। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है नॉट ओनली दिस द फार साइटेड अप्रोच ऑफ द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनेबल्ड एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्रयागराज which will not only render world class facility to the visitors at Kumbh but will also serve the local resident and upcoming tourist of the city। कहता है भाई जो नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, जो फार साइटेड अप्रोच है ना, जो दूरदृष्टि है, जो दूर तक का सोचने वाले हैं हमारे, कौन है,
चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उस अप्रोच ने क्या किया है जी, ओवरऑल डेवलपमेंट करवाई है। किस चीज़ की? प्रयागराज की। उस अप्रोच की वजह से प्रयागराज की ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि भाई वहाँ जो भी वो आएंगे टूरिस्ट वगैरह, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ रेंडर की जाए, रेंडर मतलब प्रदान की जाए, सर्व की जाए, कहाँ को, किन को? विजिटर्स ऑफ कुंभ को। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट है और जो भविष्य में भी वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। इस तरह की कोई बात करें, हालांकि सेंस निकालने की आवश्यकता नहीं रहती इनके अंदर, एरर के अंदर। एरर सीधा सा मिल गया, एरर मिल गया मुझे, दिखा भाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। द चीफ मिनिस्टर तक तो बिल्कुल ओके था, लेकिन आगे मुझे दिख गया योगी आदित्यनाथ। तो आपको पता ही है द क्या करता है, किसी नाउन को डेफिनेट करता है। द क्या करता है भाई, डेफिनेट आर्टिकल है, किसी नाउन को डेफिनेट करते हैं, जिसको स्पीकर भी जानता हो और लिसनर भी जानता हो, तब हम दा लगाते हैं। लेकिन आपको पता है जब आगे योगी आदित्यनाथ दे दिया तो नाउन तो ऑलरेडी डेफिनेट हो गया, नाउन तो ये बन गया ना, फिर चीफ मिनिस्टर तो पूरा एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। इसीलिए अब यहाँ पर वो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, दा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे भी आपको पता ही है प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लगाते। तो भाई दा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ में गड़बड़ थी, इस दा को हटा देते, अब ठीक हो जाता, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ करेक्ट हो जाता। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स वर launched and these never seen before measures are fueling rapid development, growth and prosperity around the state of तेलंगाना। कहता है भाई बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, ठीक है। वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स वर लॉन्च, ठीक है। इनिशिएटिव्स के लिए वर्ब आ गई वर, और यहाँ आ गया लॉन्च, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेशन बना रहा है। एंड दीज नेवर सीन बिफोर मेजर, साथ ही साथ ये जो इनिशिएटिव्स है ये कैसे हैं जी, नेवर सीन बिफोर है, पहले ऐसे मेजर्स लिए ही नहीं गए आज से पहले। आर फ्यूलिंग रैपिड डेवलपमेंट, ये क्या कर रहे हैं जी, रैपिड डेवलपमेंट को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रोथ हो रही है और प्रोस्पेरिटी हो रही है, खुशहाली आ रही है, कहाँ पर? अराउंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो अराउंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना नहीं, अराउंड द स्टेट का तो मतलब हो जाता है ये तेलंगाना, इसके आर बार, अराउंड तो चारों ओर लगाता सेंस, इसके आर बार खुशहाली थोड़ी आ रही है, इसके आर बार ग्रोथ थोड़ी हो रही है, इसके अंदर ग्रोथ हो रही है भाई, इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह की सेंस देनी थी, लेकिन इसने तो प्रपोजिशन लगा के ये वाली सेंस दे दी, ये वाली सेंस मुझे नहीं चाहिए थी, प्रपोजिशन का एरर था। इसीलिए अराउंड को हटा के मैं क्या कर सकता था, मैं कर सकता था अक्रॉस द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। आगे देखो फिफ्थ में क्या कहता है, विद इंडिया सून बिकमिंग द टॉप 3 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट इज़ हाई टाइम दिस स्पोर्ट बी गिवन इट्स ड्यू। भाई विद इंडिया सून बिकमिंग द टॉप 3 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, देखो इसके अंदर कहीं भी वर्ब नहीं आई। विद इंडिया सून बिकमिंग वट, क्या बन रहा है भारत जल्दी से, विद प्रेपोजिशन बन गई, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट बन गया, सून क्या बन गया जी, एडवर्ब बन गई, बिकमिंग क्या बन गया जी, वी1 प्लस आईएनजी बन गया, जीनेट का काम कर जाती, वट क्या बन रहा है, द टॉप 3 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में जो भैया होती हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ में आने वाला है, जो ये गाड़ी वगैरह बनाने की कंपनी होती है कंट्रीज़, उनमें टॉप 3 में आने वाला है, कहाँ पर? इन द वर्ल्ड में। तो यहाँ तक तो कोई भी वर्ब आई ही नहीं, यहाँ से अगर मैं देखना शुरू करता, यहाँ तक कोई भी वर्ब नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमा आया। कॉमा आया तो ये पूरा क्या बना जी, ये पूरा एक फ्रेज़ बन गया, ये पूरा क्या बन गया, एक फ्रेज़ बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। इट इज़ हाई टाइम, कहता है अब तक तो ऐसा काम हो जाना चाहिए था। इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है कि ये चीज़ अब तक तो हो जानी चाहिए थी। क्या हो जानी चाहिए थी? दैट दिस स्पोर्ट बी गिवन इट्स ड्यू, कि भाई ये जो स्पोर्ट है ना, इसको भी इसका स्थान प्रदान करवाया जाना चाहिए। कोई एरर नहीं था, नो एरर था, बिल्कुल ओके था। सेंस ऐसी बनी कि भाई ये कोई उसका बनाया हुआ है, कार रेसिंग वगैरह से रिलेटेड में कोई बात कर रहा है, कह रहा है भाई जब इंडिया एक टॉप 3 कंट्रीज़ में आने वाली है कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में, लेकिन फिर भी हम इस स्पोर्ट को अभी तक जगह नहीं देते, अब तक तो हमें इस स्पोर्ट को उसकी जगह दे देनी चाहिए थी। स्पोर्ट की तरफ भी इंडिया का थोड़ा सा झुकाव हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ में क्या कहता है, इसके अंदर कोई एरर नहीं था। सिक्स्थ में क्या कहता है, एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट, क्या कह रहा है जी, एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट ए क्रूशियल प्रोमिस मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट इज ऑल्सो सिंबलिक ऑफ देयर कमिटमेंट टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। कहता है एयर इंडिया से डिस इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब आगे 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। क्या है एयर इंडिया से डिस इन्वेस्टमेंट है कि एक्चुअली में एक क्रूशियल प्रोमिस, एक क्रूशियल प्रोमिस है, किसने किया था?
मेड बाय मोदी गवर्नमेंट। एक क्रूशियल प्रॉमिस है, किसने किया था जी इसको? मेड बाय मोदी गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये पूरा एक क्लोज हो जाता, एडजेक्टिव क्लोज हो जाता, डिसइन्वेस्टमेंट को क्वालिफाई करता। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए वर्ब क्या आ रही है? डिसइन्वेस्टमेंट के लिए वर्ब आ रही है इज। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट इज वर्ब आ गई, ठीक है। इज ऑल्सो सिंबलिक, के साथ ही साथ एक सिंबल भी है किस चीज़ का? कि भाई जो उन्होंने कमिटमेंट की थी। इज ऑल्सो सिंबलिक ऑफ देयर कमिटमेंट, किस चीज़ की कमिटमेंट? टू डिलीवर, कि भाई डिलीवर मतलब अपना वादा कितना किस हद तक पूरा करते हैं। इट्स प्रोमिस, किसका प्रोमिस? इंडिया, किसका प्रोमिस? मोदी गवर्नमेंट का प्रोमिस। तो मुझे यहीं देख के पता लग गया, एक बारी ना मोदी गवर्नमेंट के लिए इट्स लगाया, और एक बारी मोदी गवर्नमेंट, भाई प्रोमिस किसने किया था? मोदी गवर्नमेंट ने, कि भाई मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे और मिनिमम आपको गवर्नमेंट होगी। तो भाई प्रोमिस किसके लिए आया? प्रोमिस किसके लिए? मोदी गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पर कमिटमेंट भी किसने की थी? गवर्नमेंट ने की थी। लेकिन कमिटमेंट के लिए क्या लगा रहा था? कमिटमेंट के लिए देयर लगा रहा था, यानी गड़बड़ थी ना। ये तो दोनों तरफ इट्स लगाए, क्योंकि दोनों चीज़ें तो एक ही बंदा कर रहा है ना, सरकार, भारत सरकार कर रही है। या दोनों तरफ देयर लगाए या दोनों तरफ इट्स लगाए। फिर मैंने देखा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो एक सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो मुझे पता था सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं जी? सिंगुलर के लिए हम देयर नहीं इट्स लगाते हैं। इसीलिए ना यहाँ इस देयर को काट के आपको क्या करना चाहिए था? इट्स करना चाहिए था, करेक्ट हो जाता। आगे कहता है ऑल्टरनेटिव स्कीम्स नीडेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन टू काउंटर द यूएस चैलेंज ऑन एग्जिस्टिंग वन। इसके अंदर भी कोई एरर नहीं था। कहता है भाई ऑल्टरनेटिव स्कीम्स, अलग अलग स्कीम चाहिए। किस लिए चाहिए? एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम चाहिए। क्यों चाहिए जी? क्योंकि यूएसए ने कोई चैलेंज पोस्ट कर दिया होगा स्कीम वगैरह करवाने के लिए। ठीक है भाई, देखो क्यों चाहिए? क्योंकि यूएसए ने एक्सपोर्ट करवाने के लिए एक्सपोर्ट्स पर कोई नए कायदे कानून लगाए होंगे, इसके लिए हमें भी अल्टरनेटिव स्कीम्स चाहिए। नो एरर था, सीखने वाली क्या बात भी नहीं। कई बार एरर कर देता है, इस अल्टरनेटिव को कंफ्यूज करवा देता है किसके साथ? अल्टरनेट के साथ। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब आपको ऑप्शन के तौर पर चाहिए कि कोई चीज़ का ऑप्शन चाहिए, मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, तो आप क्या वर्ड लगाओगे? तो आप अल्टरनेटिव लगाना। और जब एक छोड़ के एक की बात हो ना, तब आप क्या कहोगे? अल्टरनेट कहोगे। कैसे? मैं मेरी बात को जस्टिफाई करता हूँ। जैसे आप मुझसे कहो कि सर टेस्ट कब होएगा, सर टेस्ट कब से होंगे, मैं कहूँ ऑल्टरनेट डेज पर होंगे, यानी एक दिन पढ़ाएंगे फिर एक दिन टेस्ट, यहाँ पढ़ाई करेंगे फिर टेस्ट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे फिर टेस्ट करेंगे। यानी जब इस तरह एक दिन छोड़ के एक बात की जाए ना, एक चीज़ छोड़ के, तब हम ऑल्टरनेट वर्ड को यूज़ करते हैं। स्कूल में नहीं सीखा था आपने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, एक ये एंगल होता था फिर ये वाला एंगल, क्यों? इस एंगल को छोड़ दिया जाता था, इन दोनों को कह दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे पैरेलल लाइंस के बीच में कहीं हम लगा के रखते थे, है ना। तो भाई ये जब एक छोड़ के एक की सेंस देनी हो तब आप क्या लगाओगे बच्चों? ऑल्टरनेट। और जब दूसरे ऑप्शन की बात करनी हो तब आप क्या लगाओगे? ऑल्टरनेटिव। तो कोई भी एरर नहीं था, बिल्कुल करेक्ट था। आगे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया विटनेस अबाउट 10 मिलियन वेडिंग। भारत के अंदर 10 मिलियन वेडिंग्स होती है, भाई शादियां वगैरह ज़्यादा होती है भारत में। अकॉर्डिंग टू कहाँ गया? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया विटनेस अबाउट 10 मिलियन वेडिंग्स every year and the wedding industry here is estimated to be worth more than 50 billion। भाई 10 मिलियन के आसपास शादियां होती है और उनके अंदर जो पैसा लगता है ना, जो ये वेडिंग इंडस्ट्री, ये लगभग कितने की है जी? लगभग 50 बिलियन के आसपास का कारोबार करती है। इसके अंदर तो देखते के साथ एरर मिला। मुझे एक वर्ब दिखी विटनेस, मुझे एक वर्ब दिखी विटनेस, और विटनेस का सब्जेक्ट मिला इंडिया। तो भाई इंडिया सिंगुलर थी, इंडिया सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? सिंगुलर आनी चाहिए थी। लेकिन इसने तो V1 फॉर्म लगाई, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाई, इसीलिए मुझे पता लग गया था कि इसने गड़बड़ कर दी। तो फिर मुझे यहाँ पर विटनेस नहीं, मुझे यहाँ विटनेसेस चाहिए था, ES और लगाना पड़ता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। बात क्लियर है बच्चों? नाइन्थ को देख लो, नाइन्थ में क्या कहता है? नाइन्थ में कहता है ए नंबर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द यूएस। अब आपको पता है ए नंबर ऑफ इंडियाज, आपको पता है ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। क्या होता है? ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, स्कीम आ रही है, ये सारे बीच में उसके लिए एडजेक्टिव हैं। और हमें पता है ए नंबर ऑफ होता है ना, जो ए नंबर ऑफ एक्चुअली में एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब होता है बहुत सारे।
ए देख के कुछ बच्चों को शायद लगे कि जी ए आर्टिकल हो गया और नंबर यहाँ पर ए आर्टिकल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, सॉरी काउंटेबल नाउन आ गया नंबर, यानी ए नंबर एक सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी मेरा सिंगुलर बना। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी ए नंबर हो तो उसका मीनिंग होता है क्या, प्लूरल। ये एक्चुअली में एक फ्रेज होता है, एक्चुअली में एक फ्रेज होता है। और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो ए नंबर ऑफ के लिए वर्ब हैज़ आ रही है, हैज़ नहीं, यहाँ क्या आनी चाहिए थी, हैव आनी चाहिए थी, क्योंकि वर्ब आपको क्या लगानी पड़ेगी बच्चों, प्लूरल लगानी पड़ेगी। ए नंबर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैव बीन चैलेंज्ड बाय द यूएस। भाई भारत ने जो अपनी एक्सपोर्ट के लिए स्कीम वगैरह लगा रखी थी उनको यूएस ने चैलेंज किया, उन पर क्वेश्चनिंग की है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है अक्रॉस इंडिया ए डिवास्टेटिंग ड्रॉट थ्रेटन्स टू स्पेल बून फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड हिंटरलैंड। कहता है भाई भारत में क्या होने वाला है, अक्रॉस इंडिया ए डिवास्टेटिंग ड्रॉट। डिवास्टेटिंग होता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, एकदम डिस्ट्रक्शन रिलेटेड, एकदम डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, डैमेज कर दे, ऐसा ड्रॉट पड़ने वाला है, यानी ऐसा सूखा आने वाला है जो बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाएगा। थ्रेटन्स, वो क्या कर रहा है जी, थ्रेट कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है, किस चीज़ का, टू स्पेल, एक मिनट, टू स्पेल बूम फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड हिंटरलैंड, टू स्पेल बूम फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड हिंटरलैंड। किस चीज़ को खतरा पहुंचाने वाला है, ऑलरेडी हिंटरलैंड्स को जो कि डिस्ट्रेस्ड है। देखो हिंटरलैंड की बात आई ना, हिंटरलैंड एक्चुअली में एक जर्मन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड था। हिंटरलैंड का मीनिंग क्या होता है, लैंड लेफ्ट बिहाइंड। हिंटरलैंड का मीनिंग क्या होता है जी, लैंड लेफ्ट बिहाइंड। एक तो ये मीनिंग लगता है और दूसरा मीनिंग क्या लगता है, समुंदर किनारे वगैरह के आसपास की ज़मीन। अब जैसे ये कोई नेशन है, ये कोई देश है, मान लो यहाँ तरक्की होगी, ये इतना सा पोर्शन है जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इस ज़मीन को पीछे छोड़ दिया गया ना, ये सारा डेवलप हो गया, इस एरिया में अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो इसे इंटरलैंड कह दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में यही क्या है, लैंड लेफ्ट बिहाइंड है। तो कुछ इसी तरह की बात करें कि भाई भारत में ना एक बहुत ही भयंकर तबाही मचाने वाला सूखा पड़ने वाला है, और किस चीज़ को प्रभावित करेगा ज़्यादा, उस इंटरलैंड को जहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट नहीं है, और वो कैसी है, डाइस्ट्रेस्ड है। डाइस्ट्रेस्ड का मतलब देखो स्ट्रेस होता है ना, हमें परेशान करते हो, यहाँ तो कहते हैं डाइस्ट्रेस। डाइस्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़, अनप्लीजेंट सिचुएशन है। यहाँ तो ऑलरेडी डेवलपमेंट नहीं है और ऊपर से सूखा पड़ेगा तो यहाँ पर और दिक्कत होगी। एरर इसके अंदर मिला फ्रेज का, एरर इसके अंदर मिला फ्रेज का, तो ये स्पेल बूम जैसा कुछ भी नहीं होता। इसने गलत फ्रेज को लगाया था। इसने क्या फ्रेज लगाया था जी, इसने फ्रेज लगा दिया स्पेल बूम। लेकिन दो फ्रेज होते हैं, एक तो यहाँ जो फ्रेज लगना था वो लगना था स्पेल डूम। क्या फ्रेज लगना था जी, स्पेल डूम। देखो स्पेल डूम का मीनिंग क्या होता है, जो डूम होता है ना, डूम, इसका मीनिंग ही होता है अर्थी। डूम का मीनिंग क्या होता है, अर्थी। और स्पेल डूम का मीनिंग होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का बिल्कुल बर्बाद हो जाना, एंड पर हो जाना। टू पुट समथिंग टू एन एंड, टू पुट समथिंग टू एन एंड, और एंड भी स्पेशली कैसा हो, बैड हो। टू पुट समथिंग टू एन एंड, वो मीनिंग होता है किस चीज़ का, स्पेल डूम का। तो इसने फ्रेज गलत लगाई थी, बूम नहीं, यहाँ क्या आना था जी, डूम आना था। इसी के साथ ना मुझे एक और फ्रेज याद आ गई जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेल बाउंड। क्या होता है जी, स्पेल बाउंड। देखो स्पेल का मीनिंग क्या होता है, वश में कर लेना। स्पेल का मीनिंग क्या होता है, वश में कर लेना। और बाउंड हमने वह पढ़ी थी क्या, बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाउंड का मतलब भी क्या होता है जी, किसी चीज़ से बांध लेना, कोई चीज़ को बांधना। तो स्पेल बाउंड का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, किसी को बांध देना। और बांध कैसे देना, रस्सियों से नहीं बांधा, उसको बांधा है अपनी परफॉर्मेंस से। मान लो हम कहीं शो वगैरह देखने गए, कोई जादू का शो था, उस जादूगर ने ना इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसने हम सबकी नज़रों को बांध दिया। हम एक मिनट के लिए भी उससे हटके कुछ भी देख नहीं पाए। उस सेंस में हम क्या कह सकते हैं, उस चीज़ को हम स्पेल बाउंड कह सकते हैं हम आई वाज स्पेल बाउंड बाय दी परफॉर्मेंस। भाई उसकी परफॉर्मेंस ने मुझे बांध दिया। स्पेल बाउंड का मतलब ये होता है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस से आपको बांध दिया। चाहे वो पोइट भी हो सकता है, कोई जादूगर भी हो सकता है, कोई सर्कस वाला भी हो सकता है। तो यहाँ फ्रेज का एरर था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बात आप समझने की कोशिश करो कि भाई जब एरर करते हैं तो हमें सेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, फैक्ट है। लेकिन जब हम फिलर्स करेंगे ना तो हमें सेंस चाहिए। भाई फिलर्स करेंगे तो हमें सेंस चाहिए, क्योंकि फिलर में तो हमें वर्ड उठाने हैं। हमें अगर सेंस ही नहीं पता तो बात कैसे बनेगी। और फिलर में भी बच्चे ये चीज़ सोच के पैनिक ना हो कि मुझे एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए। आप ना सिर्फ
उस दिए गए फिलर को दो तरीकों से देखा करो, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, यानी पॉजिटिव वर्ड आएगा या नेगेटिव वर्ड आएगा। बहुत सारे, या मैं कहूँ मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में ना इसी तरीके से फिलर्स अटैम्प्ट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंस पकड़ के कि भाई पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, फिलर बन जाते हैं। अब देखो इसको एक बारी करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है if you examine company finances over the last economic cycle, you will see that family run enterprises dash the recession with leaner cost structure and consequently they were less likely to have to do major dash। कहते हैं भाई अगर आप एग्जामाइन करोगे ना, एग्जामाइन का मीनिंग होता है निरीक्षण करना। अरे इसी से तो वर्ड बना था एग्जाम, हमारा एग्जाम होता है एग्जामिनेशन, इसी से तो वो वर्ड बना था। हमें निरीक्षण ही तो करते हैं कि हमें कितना आता है। एग्जामाइन का मीनिंग होता है निरीक्षण करना, जांच करना। कहते हैं अगर आप जांचोगे ना, क्या जांच करोगे आप, इफ़ यू एग्जामाइन कंपनी फिनेंसेस, कंपनी के हिसाब किताब को जांच करोगे तो आपको पता चलेगा कब, ओवर दी लास्ट इकोनॉमिक साइकिल, लास्ट इकोनॉमिक साइकिल पर। तब आपको क्या पता चलेगा, यू विल सी दैट फैमिली रन एंटरप्राइजेज, कि भाई जो फैमिली रन एंटरप्राइजेज है ना, देखो दो बिजनेस होते हैं, एक तो बड़ी सी कंपनी है, एक भाई हमारे शहर में भी तो कोई छोटा व्यापारी है जिसकी फैमिली उस बिजनेस में इन्वॉल्व है ना। तो कहते हैं जो फैमिली रन एंटरप्राइजेज है ना, उन्होंने डैश किया किस चीज़ को, रिसेशन को, जो ये मंदी का दौर आया था डिमोनेटाइजेशन वगैरह के बाद। अगर आप उस लास्ट इकोनॉमिक साइकिल के आंकड़ों को नापते हो तो आपको पता चलेगा क्या, कि फैमिली रन एंटरप्राइज ने रिसेशन को झेला, पता नहीं कैसे झेला, यहाँ क्या आना था अभी तक सेंस नहीं हो पाई क्रिएट। आगे कहता है विद लीनर कोस्ट स्ट्रक्चर, कोस्ट स्ट्रक्चर कैसे झेला उन्होंने, कोस्ट स्ट्रक्चर को लीन कर दिया गया। अब यहाँ देख के ना, लीनर कोस्ट स्ट्रक्चर देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि भाई यहाँ पर कोई अच्छा वर्ड आया होगा, यानी फैमिली रन एंटरप्राइजेज ने ना इस रिसेशन को अच्छे से झेला होगा, कोई चीज़ ढंग से की होगी। क्यों भाई, एक बात बताओ, लीनर कोस्ट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। देखो वैसे तो ये कॉमर्स की टर्म थी भाई, तो अगर बच्चों को नहीं पता चली, नहीं पढ़ के आइडिया लगा पाए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कॉमर्स की टर्म थी। अब सीख लेते हैं कोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई बिजनेस करते हैं ना तो उसके अंदर कुछ खर्चे होते हैं, आपको भी पता है कुछ खर्चे नेसेसरी होते हैं। भाई मुझे रेंट देना है, भाई मुझे मार्केटिंग का काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, है ना, वाटर सप्लाई का बिल आएगा, यानी कुछ खर्चे नेसेसरी होते हैं। उन खर्चों को तैयार करके एक लिस्ट बना ली जाती है कि भाई सारे खर्चे जितने भी हैं उनको तैयार करके एक कोस्ट स्ट्रक्चर निकाला जाता है कि लगभग इतनी कॉस्ट पड़ती है, उसको कहते हैं कोस्ट स्ट्रक्चर। और लीनर कोस्ट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, खर्चे कम कर दिए। यही तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन करता है। भाई क्या करता है, आपको पता है बिजनेस में उतार चढ़ाव आने। सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या करता है, जैसे ही बिजनेस डाउन जाता है ना, मार्केट में मंदी आती है, पैसा नहीं आ रहा, वो क्या करता है, अपने कोस्ट स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, लीन कर देता है, अपने खर्चे काटने शुरू कर देता है, खर्चों में कटौती करता है और रिसेशन मंदी को झेल जाता है, सर्वाइव कर जाता है। फिर मार्केट उठती है तो बिजनेसमैन दोबारा खड़ा हो जाता है। यानी ये लीनर कोस्ट स्ट्रक्चर ना एक अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छी चीज़ होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इतनी सी बात पढ़ के मुझे पता लगा, देखो नन ऑफ दी अबव तो नहीं आना था। नन ऑफ दी अबव वैसे भी एक बहुत ज़्यादा एब्सर्ड ऑप्शन होता है। भाई नन ऑफ दी अबव कब आएगा यार, 4 ऑप्शन दे दिए एग्जामिनर ने, इनमें से कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है, तब नन ऑफ दी अबव आएगा। और जब नन ऑफ दी अबव को मैं तब टिक लगा सकता हूँ जब भाई मैं सारे ऑप्शन एक बार पढ़ तो लूँ। अभी तक तो मैंने पढ़े ही नहीं, तो फिर मैं पहले केस में तो नन ऑफ दी अबव को एलिमिनेट कर सकता हूँ कि भाई नन ऑफ दी अबव नहीं, इनमें से चूज़ करते हैं। अब देखो आप, भाई अच्छी चीज़ थी तो वो फेल थोड़ी हुए, फेल भी हटा दिया। और अब बारी आई रिसेशन की, तो रिसेशन को तो उन्होंने झेला होगा, एग्जीक्यूट थोड़ी किया होगा। एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को करना। भाई मैं कोई प्लान बना रहा हूँ, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, अंत तक पहुँचाऊँगा। वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तेरी उन एग्जीक्यूट हम जनरली उस चीज़ को करते हैं जो हमने क्रिएट की थी, या भाई हम भी क्रिएट नहीं करते। एग्जीक्यूट ना एक रूल एंड ऑर्डर को किया जाता है या फिर प्लान को। जनरली इन 2 वर्ड्स के लिए एग्जीक्यूशन लगाया जाता है। रिसेशन के लिए एग्जीक्यूट नहीं आना था तो मैं इसे भी एलिमिनेट कर देता। अब खेल बच गया इन 2 ऑप्शंस का। अब मुझे डाउट है जी इन 2 में से मैं कौन से वाला लगाऊं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बारी भाई इन 2 में से कौन से वाला आएगा। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है जी, ये आगे कहता है, एक सेकंड, आगे कहता है एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर वर लेस लाइकली टू हैव टू डू मेजर डैश। और भाई साथ ही साथ क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली देयर वर लेस लाइकली, कम चांसेस थे किस चीज़ के, टू हैव टू डू मेजर डैश, मेजर कुछ करने के। क्या थे, डिवोशन या फिर ले ऑफ।
तो भाई सेंस पढ़ के मुझे पता लगा डिवोशन वर्ड तो किसी हालत में सूट नहीं करता। डिवोशन का क्या मीनिंग होता है? भक्ति करना, किसी की पूजा करना। डिवोटी नहीं होता, श्रद्धालु नहीं होते, कहते भी तो हैं भाई ये डिवोटीज है, श्रद्धालु है, उस तरह की सेंस थोड़ी देनी थी। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन बचा, ले ऑफ। ले ऑफ का मीनिंग क्या होता है? अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, अब कोरोना चल रहा है तो बिजनेस वगैरह ठप है, तो भाई बिजनेस का मालिक क्या कर रहा है? अपने कर्मचारियों की छुट्टी कर रहा है। कहाँ 5 का स्टाफ रखता था, अब 1 का स्टाफ कर दिया, 4 जनों की छुट्टी हो गई, उस चीज़ को ले ऑफ कहते हैं। भाई जॉब चली गई ना, यही होता है, जॉब से छटनी कर दी, इसी चीज़ को ले ऑफ कहते हैं। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर से लोग भागते हैं, भाई जॉब शॉर्ट ही नहीं है, इस चीज़ को ले ऑफ बोलते हैं। याद कैसे रखो इसको? आप ऐसे याद कर लो, कहते हैं ले ऑफ। ले ऑफ, ले भाई हर दिन ऑफ करता है, इसीलिए इसकी परमानेंट अब छुट्टी कर दो। इस तरीके से मैंने लिंक किया था इस वर्ड को। ये इसका आंसर क्या था? डी आंसर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है जी, व्हेन आई चेंज्ड माय प्रोफाइल पिक्चर आई वाज क्वाइट डैश दैट आई गॉट ओनली 11 लाइक। कहता है भाई जब मैंने मेरी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज किया ना, तो मैं क्वाइट डैश हो गया। क्वाइट मतलब कंप्लीटली मुझे कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आगे पढ़ के पता लगा दैट आई गॉट ओनली 11 लाइक्स। भाई मेरी पिक्चर पे सिर्फ और सिर्फ 11 ही लाइक आई। और भाई ऐसा तो होता ही है, जब लाइक कम आती है तो दिल दुखता है। हमारी वीडियो पे भी कम लाइक आती है तो हमारा भी दिल दुखता है कि भाई बच्चे लाइक ही नहीं करे। तो भाई ये भी कुछ ऐसी बात करता है, कह रहे मैंने मेरी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की तो सिर्फ 11 लाइक देखी। अब 11 लाइक देख के क्या हुआ होगा? देखो क्या पता उसे 11 लाइक देख के खुशी भी होती, लेकिन ना मुझे पता लगा उसे दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि उसने अगली लाइन में बोला ओनली। ओनली से मुझे पता लगा कि ये इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट में लेके जा रहा है। तो भाई 11 लाइक देख के वो बंदा खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हैप्पी को तो मैंने हटा दिया, नन ऑफ दी अबव भी हटा दिया। अब जब तक सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकते तब तक नन ऑफ दी अबव को मैं नहीं देखूंगा। अब बारी आई 3 ऑप्शन की, या तो वो सैड हुआ, या वो डिसअपॉइंट हुआ, या फिर वो फ्रस्ट्रेट हुआ। अब आगे पढ़ो। नाउ ए फ्रेंड शेयर्ड ए पिक्चर ऑफ माइन। लेकिन अब क्या हुआ? मेरे एक दोस्त ने मेरी एक पिक्चर को शेयर किया। माइन, माइन यहाँ पर एक पोजेसिव प्रोनाउन है। आपको पता है क्या? माई पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, हालांकि तुम बड़े बच्चे हो, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं, माई डिटरमाइनर होता है। और भाई माइन जो होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। माई प्लस में नाउन इज इक्वल टू माइन होता है। मैंने ग्रामर की क्लास में कई बार बताया, माई कार इक्वल टू माइन। ठीक है, अब बात करते हैं। जब मेरे दोस्त ने मेरी पिक्चर शेयर की ना, इट हैज़ डैश ओवर 3200 लाइक। उसने लगभग 3200 के लाइक ले लिए। और मैं अभी भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। अब तो ना इतना आसान बन गया, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। हैज़ आपने सीखा है, हैज़ हैव हैड के बाद जब भी कभी वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। अब ढूंढ लो कहाँ थर्ड फॉर्म है। कलेक्ट तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये तो V1 है, यानी ये ऑप्शन नहीं आ सकता। अब बारी आई नंबर की, नंबर भी नहीं आ सकता, नंबर भी V1 थी तो ये भी हट गया। बचा क्या? बचा सिर्फ एमास्ट। एमास्ड ही इसका आंसर था, सी ऑप्शन इसका आंसर था। एमास का मीनिंग क्या होता है जी? एमास का मीनिंग होता है मस्टर। एमास का मीनिंग होता है मस्टर, यानी कलेक्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना जी? गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने मेरी फ़ोटो डाली तो भाई 3200 लाइक इकट्ठी हो गई। और मैं अभी भी इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि फंडा क्या है। ठीक है, अब देखो थर्ड फिलर में क्या कहता है। थर्ड फिलर में कहता है जी, थर्ड फिलर में कहता है द जीएसटी काउंसिल हैज़ टू डैश। जीएसटी काउंसिल हैज़ टू, कहाँ गया? हैज़ टू डैश द ई वॉलेट, इलेक्ट्रिक वॉलेट स्कीम। इसको हटा दो, जो बड़ा सा लगे उसको ना पढ़ा करो ना, ब्रैकेट में दे रखा है वैसे एक्स्ट्रा होगा। द जीएसटी काउंसिल हैज़ टू डैश द ई वॉलेट स्कीम इन विच एक्सपोर्टर्स वुड बी क्रेडिटेड विद वर्चुअल करेंसी। जिसमें क्या होगा? एक्सपोर्टर्स को क्या दिए जाएंगे भाई? वर्चुअल करेंसीज दी जाएंगी। कौन देगा? बाय दी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको काट दो, इतना बड़ा क्यों पढ़ना? बाय दी DGFT। दिस कैन बी यूज्ड बाय एक्सपोर्टर्स टू मेक GST पेमेंट्स ऑन गुड्स इम्पोर्टेड और प्रोक्योर्ड। इम्पोर्ट किए गए गुड्स पर या फिर प्रोक्योर किए गए गुड्स पर अगर वो GST देना चाहते हैं तो उन्हें ना कुछ वर्चुअल करेंसी जैसे पॉइंट्स वगैरह देंगे। कौन देगा? ये DGFT बोर्ड देगा। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि फंड्स आर नॉट डैश। अब बात को समझने की कोशिश करो। फिलर्स में ना आपको एक बात बताऊं, मेरे भी अभी भी इस लेवल पर आने के बाद भी कई बार मेरे को भी एरर नहीं मिलता। तो एरर नहीं मिलता कोई बड़ी बात नहीं भाई, क्या पता एग्जामिनर ने क्या बना दिया, नहीं मिला। लेकिन ना फिलर्स में मेरी आज भी लगभग 95% एक्यूरेसी रहती है।
क्यों रहती है भाई? क्योंकि फिलर्स में बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प ली जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत आसान पड़ जाता है फिलर। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढा करो कि अगला वर्ड आना क्या है। अब मैंने देखा टू, तो भाई टू देखते ही मुझे पता लग गया द जीएसटी काउंसिल हैज़ टू डैश। भाई हैज़ टू दे दिया तो मुझे पता लगा टू के बाद में उसका दो ही चीज़ आती थी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई ना कोई नाउन है। और उसके बाद मुझे एक बात और पता लगी कि यहाँ पर आर दिखा। मुझे पता है इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब दो तरीक़ों से आती है, या तो वी वन प्लस आई एन जी की फॉर्म में आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। थर्ड फॉर्म में आएगी जब पैसिव फॉर्मेशन होगा, वी वन प्लस आई एन जी में आएगी जब क्या होगा, हमारा एक्टिव फॉर्मेशन होगी। तो ना एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, भले ही यूज़ ना हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बनता है क्योंकि आपकी अप्रोच थोड़ी सी करेक्ट हो जाती है। अब एक बार इसके ऑप्शन देख लो, कहाँ है कहाँ गया, कहता है अब तो ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। कहता है द जीएसटी काउंसिल हैज़ टू डैश द ई वॉलेट स्कीम। जीएसटी काउंसिल को क्या करना होगा, ई वॉलेट स्कीम को प्रोसेस करना होगा। तो भाई स्कीम को प्रोसेस नहीं किया जा सकता था, किसी मेथड को प्रोसेस करवाया जाता। स्कीम को क्या किया जाता है, आप मुझे एक बात बताओ, स्कीम को तो लागू किया जाएगा ना, स्कीम को तो लागू किया जाता है या फिर अप्रूव किया जाता है, वैसा कुछ वर्ड आना था। तो प्रोसेस तो मेरे हिसाब में नहीं बनना था भाई। और अब बारी आई, इसको मैं वैसे भी हटा देता, इसको मैं कैसे हटा देता, मैंने देखा फंड्स आर नॉट डैश, तो भाई नोट लगा दिया। तो ये बात थोड़ी कहेगा कि फंड्स आर नॉट अलाउड, अलाउड की बात थोड़ी, फंड्स तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ताकि फंड्स ब्लॉक ना हो, फंड्स जो हैं ब्लॉक ना हो, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ना, अलाउड की तो सेंस ही नहीं देता, ये हट गया। अब बात करते हैं द जीएसटी काउंसिल हैज़ टू डैश डी ई वॉलेट स्कीम। क्या कहते हैं, हैज़ टू फंड थोड़ी करेंगे स्कीम को, हैज़ टू प्रोवाइड, हाँ प्रोवाइड हो सकता था भाई ऐसी स्कीम को प्रोवाइड करवाओ। अब लेकिन अगर मैं प्रोवाइड लगाता तो आगे मुझे दिखता सो दैट फंड्स आर नॉट सफिशिएंट। तो फंड्स सफिशिएंट जैसी कोई सेंस देता ही नहीं, सेंस ही कहती थी, सेंस के अकॉर्डिंग ही एक ही ऑप्शन बचता था, क्या, बी ऑप्शन बचता था, इम्प्लीमेंट या फिर ब्लॉक्ड। और भाई एक चीज़ तुम्हें और बता देता हूँ, मैंने तुम्हें बताया ही था, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वी वन प्लस आई एन जी है, तो देख लो ब्लॉक्ड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने लगाई, पैसिव फॉर्मेशन बना रहा था, ओके था। आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है जी, यूएसए हॉलीवुड प्रोड्यूसर हैरवे विंस्टन जो है 67 साल इसकी एज है, वॉज डैश टू प्रिजन, इसको जेल में डाल दिया गया, क्यों, फॉर 23 ईयर, 23 साल के लिए इसको सज़ा दी गई। क्यों दी गई भाई सज़ा इसको, आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड, जब वो दोषी साबित हुआ किस चीज़ का, सेक्सुअल असोल्ट का एंड रेप का, तब उसे 23 साल की सज़ा दे दी गई। द सेंटेंस हैज़ कम मोर देन 2 ईयर्स, सेंटेंस जो था 2 साल से भी ज़्यादा समय पर आया, 2 साल तक लगभग केस चला। और कब, जब डजन वुमेन, आफ्टर ओवर ए डजन वुमेन, जब 1 दर्जन के आसपास महिलाओं ने उसके ऊपर आरोप लगाए, किस चीज़ के, एलिज्ड आरोप लगाए, किस चीज़ के, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के। और उन्होंने साथ ही साथ एक ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट किया, मी टू मूवमेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया। अब समझने की कोशिश करो इसके अंदर वर्ड क्या आना था। तो आप मुझे एक बात बताओ, वॉज डैश टू प्रिजन, भाई प्रिजन में गया, क्या हुआ होगा, प्रिजन में जेल हुई होगी। सेंट, नन ऑफ दी अबव, एक बार ही हटा के चलो, सेंट नहीं आना था, यहाँ तो अलाउड एक ही वर्ड दे दिया, वॉज अलाउड टू प्रिजन नहीं आना था, गड़बड़ थी। इन दो में से कोई एक बचा, इन दो में से कोई एक बचा। तो बच्चों चार्ज टू प्रिजन नहीं होता, चार्ज तो किसी गुनाह के लिए किया जाता है, ही इज चार्ज फॉर मर्डर, उसे मर्डर के लिए, गुनाह के लिए चार्ज किया गया है, बुक किया गया है। प्रिजन में तो उसे क्या किया गया जी, सेंटेंस किया गया, सजा सुनाई गई है कारावास की। तो यहाँ पर सेंटेंस वर्ड ही बिल्कुल एग्जैक्ट लगता। फिर आया जी स्पार्क, स्पार्क का मतलब, अब हाँ स्टार्टेड और स्पार्क लगभग दोनों सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला अप्रोप्रिएट नहीं था, इसीलिए इसको एलिमिनेट किया और सेंटेंस लगाया। स्पार्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी, स्पार्किंग नहीं होती वायर्स में, वही तो है स्पार्क, चिंगारी, यानी उन्होंने ना, एक चिंगारी होती है तो क्या होता है, आप मेरे को एक बात बताओ, वायर में स्पार्किंग होगी, थोड़ी सी चिंगारी हुई, इसके बाद क्या होगा, आग लगनी शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पार्क का एक मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग, स्पार्क का एक मीनिंग क्या होता है बच्चों, टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है, याद कर लेना, टू स्टार्ट समथिंग, इसका आंसर था बी। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है, रेगुलेटरी प्रोसेसेस इन इंडिया आर एक्सट्रीमली डैश, रेगुलेटरी प्रोसेस जो है ना इंडिया में वो एक्सट्रीमली डैश है। रेगुलेटरी प्रोसेस भाई यही जो हमारे प्रोसेस वगैरह होते हैं बिजनेस को संभालने के लिए, जो इनके कायदे कानून सरकार बनाती है वो वाले, वो क्या है, एक्सट्रीमली डैश है, लीडिंग टू मोस्ट फंडेड टेक स्टार्ट अप डैश आउटसाइड इंडिया, जिस वजह से क्या हो रहा है, उन
एक्सट्रीमली डैश की वजह से क्या हो रहा है, मोस्ट फंडेड टेक स्टार्टअप, जो सबसे ज़्यादा टेक स्टार्टअप थे ना हमारे मोस्ट फंडेड पैसे वाले, भाई टेक स्टार्टअप क्या होता है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप बेसिकली वो कंपनियां होती है जो भाई दूसरे देशों में जाके अपने ऑफिस बनाती है, क्यों, क्योंकि उन देशों को हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएंगे, बिजनेस करती हैं बेसिकली दूसरे देश में आके। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से मुझे पता लगा टेक स्टार्टअप डैश आउटसाइड इंडिया, कोई चीज़ ना भारत से बाहर जा रही है। मुझे अभी तक पता ही नहीं था भाई, यहाँ तक मुझे नहीं पता चला कि भारत में रेगुलेटरी प्रोसेस कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे नहीं पता चला साइंस पढ़ के, लेकिन आगे पढ़ के मुझे पता लगा कि वो कंपनियां बाहर जा रही हैं, टेक स्टार्टअप बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे होंगे बाहर, भाई मैं एक जगह पर खुश नहीं हूँ तभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वो खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे ये रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं ये कैसे हैं, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं। तो फिर हेल्पफुल ऑप्शन तो हट गया, नन ऑफ दी अबव भी हट गया। अब बारी आई इन तीन में से चूज करते हैं। तो भाई टेक स्टार्टअप डैश आउटसाइड इंडिया, डिफेम का मीनिंग तो होता है बदनाम करना, वो डिफेम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया से। ट्रांसफ़र की बात कर सकता था, टेक स्टार्टअप ट्रांसफ़र आउटसाइड इंडिया, भाई ट्रांसफ़र और रीडोमिसाइलिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है भाई, ट्रांसफ़र का मतलब है मैं हिसार में रहता हूँ, मान लो मेरी नौकरी लग जाए और मैं महाराष्ट्र चला जाऊं, पहले मेरी महाराष्ट्र में बदली हुई, फिर भाई महाराष्ट्र से मेरी वापस दिल्ली पोस्टिंग हो जाए, अब ये ट्रांसफ़र है, हूँ तो मैं भी हिसार का। लेकिन रीडोमिसाइलिंग का क्या मतलब होता है कि आप जहाँ के निवासी हो ना, आप वापस वहीं पे आ गए। तो भाई ये टेक स्टार्टअप कंपनियाँ करती क्या, बाहर की कंपनियाँ भारत में आके बिजनेस कर रही थी, लेकिन भारत के रूल रेगुलेशंस इतने गंदे हैं जिस वजह से ये दोबारा से आउटसाइड इंडिया बाहर जा रही हैं, या तो अपने ही देश में जा रही हैं ज़्यादातर, या फिर भाई दूसरे देशों में अपने हेडक्वार्टर्स बना रही है। तो यहाँ ट्रांसफ़र कटा। और अब बात कर लेता, अगर मैं ट्रांसफ़र को नहीं भी हटा पाता तो भी मुझे पता लगा सस्पिशियस क्या होता है। भाई रेगुलेटरी प्रोसेस सस्पिशियस थोड़े, सस्पिशियस तो होता है शक के गहराने में, शक के घर में, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ सस्पिशियस भी कट गया। आंसर क्या बचता, सिर्फ और सिर्फ क्युम्बरसम बचता। आंसर बचता ए। क्युम्बरसम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लमैटिक, हिंड्रेंस, जो हिंड्रेंस कोज करे। आंसर बचता है इसका ए। आगे देखो सिक्स्थ में क्या कहता है, सिक्स्थ में कहता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, भारत के इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट की वजह से, अगर भारत के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट अफेयर की मानी जाए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की मानी जाए, तो जो इंडियन जीडीपी है ना, इस डैश टू ग्रो, वो ग्रो करेगी इन द बैंड ऑफ 7 से 7.5 पॉइंट तक ग्रो करेगी, और टच करेगी किस चीज़ को, $5 ट्रिलियन मार्क को। कब तक, 2025 तक, फ्रॉम द करंट 2.2। भाई 2021 चल रहा है, जो हमारी जीडीपी है वो हमारी ग्रो करेगी 7.5 पॉइंट तक, और आज हमारी जीडीपी 2.2 ट्रिलियन की है, लेकिन आने वाले समय में वो डबल से भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, विद डैश टू रीच। और उम्मीद भी है कि आने वाले सालों में लगभग 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। कब पहुंच जाएगी, आने वाले 8 सालों में। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो, बेरोजगारों के लिए खुशी का माहौल, कि नौकरियां आएंगी, कि ऐसा हो ना हो पता नहीं। अब देखते हैं क्या कहता है, एक सेकंड, क्या कहता है, द इंडियन जीडीपी इज डैश टू ग्रो। भाई कोई चीज़ ग्रो हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है ना। तो भाई कन्विंस्ड जैसी तो कोई बात करता ही नहीं, कन्विंस नहीं की जाएगी, उम्मीद की जाएगी। डिफाइल का मीनिंग होता है दूषित करना, अभी डिफेम करके हटे थे, एग्जैक्ट सिनोनिम लगा सकते हो उसका, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब भाई इज सीरियस टू ग्रो, सीरियस थोड़ी, दो ही आंसर बचे, या तो बचा एक्सपेक्टेड या फिर बचा प्रोजेक्टेड। तो भाई प्रोजेक्टेड तो जनरली मोशन को दिखाने के लिए होता है। प्रोजेक्टेड तो हमने साइंस वालों ने पढ़ा था 11वीं में, पत्थर के धागा बांध के उसको गोल गोल घुमाते थे, वो ऐसे ऐसे घूमता था, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते थे। तो वैसी कोई बात नहीं कर रहा, उम्मीद कर रहा है कि हमारी जीडीपी 7.5 पॉइंट तक बढ़ेगी, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ ना इंस्पिरेशन तो होता है भाई, प्रेरणा देना, और पोटेंशियल होता है क्षमता, कि भाई इतनी भी क्षमता है, ये भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में 10 ट्रिलियन तक हो जाएगी, इतनी क्षमता रखती है भारत की जीडीपी। तो यहाँ पोटेंशियल वर्ड ही एज इट इज़ यूज होता। ठीक है, बात क्लियर होगी, आंसर बनता है इसका बी। आगे आ जाओ 7th के ऊपर। 7th में क्या कहते हैं जी, द नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टुवार्ड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन।
बट मल्टीपल डैश एरिया स्टिल रिमेन। कहता है भाई जो नरेंद्र मोदी के द्वारा एनडीए गवर्नमेंट चलाई जा रही है ना, उसने बहुत सारे सेवरल स्टेप्स लिए हैं। किस चीज़ के लिए स्टेप लिए हैं कि भाई स्कूल में ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए और हायर एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन कितनी ख़राब है पता ही है। बीए का बच्चा हो, ग्रेजुएशन का बच्चा हो, इवन हम खुद जब बीएससी के थे, हमें कोई बोल दे कि भाई अपने बारे में 5 लाइनें बता दे इंग्लिश में, तो हम खुद नहीं बता पाते थे। हालांकि साइंस के थे तो ये भी नहीं कि भाई लेबोरेटरी वर्क में एक्सपर्ट हों, वो भी रट्टे मार के काम चला लिया। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अभी भी मल्टीपल यानी बहुत सारा एरिया स्टिल रिमेन पेंडिंग पड़ा है। अब ना बात करते क्या, ये तो बिल्कुल ही फ्रेज के बेसिस पर था। भाई किसी बच्चे को नहीं पता होता तो वो सबसे पहले इनको काटता कि बेबी स्टेप कुछ नहीं होता, एडल्ट नहीं होता, बेबी नहीं होता, स्मॉल या ग्रीन लगाता, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता, क्योंकि ये पूरा बच्चों एक फ्रेज था। इसका आंसर था बेबी और ग्रे। बेबी स्टेप क्या होता है, बेबी स्टेप का मीनिंग क्या होता है, बेबी स्टेप्स क्या होते हैं? जब बच्चा चल रहा है, बच्चा कदम उठा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा भाई? हम जल्दी जल्दी चलते हैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जो बच्चे के स्टेप होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यानी बेबी स्टेप्स एक फ्रेज होता है जिसको यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के स्लो मोशन को दिखाने के लिए, कि कोई चीज़ ग्रो तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो है, समथिंग वेरी स्लो, कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इतनी भी स्लो है कि भाई नेसेसरी नहीं है, कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। तो कहता है भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने छोटे छोटे स्टेप्स तो लिए हैं। उन्होंने कैसे स्टेप लिए हैं बच्चों? उन्होंने बेबी स्टेप्स लिए हैं, जो भाई नेसेसरी है ही नहीं, बहुत छोटे, लेकिन अभी भी जो बड़े एरियाज है वहाँ पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए होता है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया भी एक फ्रेज होता है। ग्रे एरिया का मीनिंग क्या होता है? ग्रे एरिया का मीनिंग होता है एन अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या जिसकी तरफ अब तक हमने ध्यान दिया ही नहीं, उस तरह की समस्या को कह सकते हो। या फिर भाई ऐसी ऐसी समस्या है जिसके सुधार करने के लिए अब तक कोई प्रयास किए ही नहीं गए। यहाँ पर ये दोनों फ्रेज यूज़ होते हैं, बेबी स्टेप्स और क्या यूज़ करते हैं आप? बट मल्टीपल ग्रे एरिया स्टिल रिमेन। ठीक है, ये था। आगे आ जाओ। The new government must continue to dash relations with United States, Japan, Australia and Southeast Asia as part of dash and constraining Chinese power। भाई जो नई सरकार है ना उसे क्या करना चाहिए? जो नई सरकार है उसे क्या करना चाहिए? विद न्यू गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू, उसे कंटिन्यू लगातार प्रयास करने चाहिए। किस चीज़ के? टू डैश, टू मतलब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिलेशंस को, संबंधों को कुछ करना पड़ेगा। संबंध को पता नहीं अच्छा करना है बुरा करना है, किसके साथ में? यूनाइटेड स्टेट के साथ में, जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। एज पार्ट ऑफ, किस चीज़ के पार्ट में? डैश एंड कॉन्स्ट्रेनिंग चाइनीज़ पावर। भाई चाइनीज़ पावर, जो चाइना की बढ़ती पावर है ना, उसको रोकने के लिए नई सरकार को यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ संबंधों में क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। तो भाई संबंध के साथ ये नन ऑफ द अबव तो हटा देना, बिल्ड की आवश्यकता नहीं। रिलेशंस तो हमारे इनके साथ ऑलरेडी है, तो बिल्ड क्यों करेंगे? और रिलेशंस की ट्रेडिंग थोड़ी होगी बच्चों। सिग्नल होता है कोई चीज़ स्टार्ट करना, तो स्टार्ट थोड़ी करना है। रिलेशंस तो अभी भी है, करना क्या है? हमें स्ट्रेंथ करना है। और एक तो पता लगा स्ट्रेंथ से, दूसरी बात पता लगी एंड जोड़ रहा था, एंड दो सेम चीज़ों को जोड़ता है। तो चाइनीज़ पावर को क्या करने की बात कर रहा है? कॉन्स्ट्रेन यानी रोकने की, और साथ ही साथ उसे काउंटर वेल करने की, उसका सामना करने की। तो इसका आंसर लगता सी। क्या आंसर आता है जी इसका? सी। अब देखते हैं नाइन्थ फिलर में क्या आता है। देखो नाइन्थ फिलर में क्या कहता है? द आइडिया, कहाँ गया, एक सेकंड। The idea for a single point military advisor was born after the dash of the Kargil War of 1999, where the three services, especially the Army and the Air Force, were not in sync when it come to Pakistani incursion। भाई ऐसी बात कह रहा है कि सिंगल मिलिट्री पावर बनाने की बात चली। अभी आपने देखा है ना, हमारे देश में एक वो बनाए हैं, मैं अभी नाम भूल गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, COD है शायद शॉर्ट फॉर्म उनकी, जो भाई जिनको आर्मी के हेड, जिनको एयरफोर्स के हेड, जिनको नेवी के हेड, तीनों इस एक पर्सन को रिपोर्ट करेंगे, ताकि जंग की स्थिति में ये अपनी बात इनको बता दे, इनको बता दे, और डायरेक्टली ये क्या हो, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दे। करगिल के टाइम पे क्या हुआ था बच्चों? आर्मी के बीच में और भाई नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाया। एकदम से पाकिस्तान के सैनिक चुपते चुपाते हमारे देश में छुप गए,
आर्मी को पता ही नहीं चला, जबकि एयरफोर्स ने सोचा, एयरफोर्स सब कुछ देख रही थी, लेकिन एयरफोर्स ने सोचा कि ये तो इंडियन सोल्जर्स ही हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, उनमें कोऑर्डिनेशन की मिसमैचिंग थी। तो कहता है भाई अब क्या आइडिया आया कि एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर बनाओ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाओ। क्यों क्यों ऐसी आवश्यकता का पता लगा? क्योंकि भाई करगिल के वार से हमने सीखा, गलती से हमने सीखा कि भाई तीनों को कोऑर्डिनेट तो करवाओ। स्पेशली आर्मी और एयरफोर्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेट होना, और उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन में थे ही नहीं। सिंक्रोनाइज, देखो इसी सिंक से तो वर्ड होता है सिंक्रोनाइज, सिंक का मतलब होता है टुगेदर, इसका मीनिंग क्या होता है? टुगेदर या समकाल, भाई एक साथ में कोऑर्डिनेट करके काम तो करें। जब बात आती है किस चीज़ की, व्हेन इट कम टू डैश दी पाकिस्तानी इनकर्जन, इनकर्जन होता है जी घुसपैठ, कर का मतलब होता है टू स्टेप मतलब चलना, टू वॉक, कर एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टू वॉक, इन का मतलब होता है इनसाइड, यानी जब पाकिस्तान घुसपैठ कर रही थी 1999 में, तब हमें ये बात सामने निकल के आई कि एक सिंगल मिलिट्री एडवाइज़र बनाओ। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ड क्या आना था, तो आप खुद देखते, द आइडिया फॉर सिंगल मिलिट्री एडवाइजर वाज बोर्न आफ्टर द डैश ऑफ द वॉर, आफ्टर द डैश ऑफ द वॉर। अब आप सोचो क्या हुआ होगा, नन ऑफ द अबव को एक बार हटा देते, आफ्टर द टारगेट ऑफ द वॉर, कोई टारगेट जैसी बात कर ही नहीं रहा था, आफ्टर द वॉर ऑफ द वॉर, वॉर ऑफ द वॉर तो बहुत ही इररेलेवेंट बचता क्या, आफ्टर द प्रायोरिटाइजिंग ऑफ द वॉर, युद्ध की प्राथमिकता, युद्ध की प्राथमिकता तो यूं भी सेंस नहीं देता, आफ्टर दी फिएस्को ऑफ दी वॉर, फिएस्को होता है टोटल फेलियर, भाई कहते भी हैं जो करगिल का वार हुआ वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का टोटली फेलियर था। क्यों भाई, देश में इतने सारे घुस आए, हमें पता ही नहीं था कि दुश्मन घुस रहा है, तो वो एक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर था। उसी तरह की ये कुछ बात करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या पता लगा, आफ्टर दी फिएस्को, यहाँ क्या आना था बच्चों, यहाँ आना था फिएस्को। और बात कहाँ आई, कब, व्हेन इट कम टू डैश, जब क्या करना हो, पाकिस्तानी इन्वर्जन को टैकल करना हो, व्हेन इट कम टू टैकलिंग ऑफ पाकिस्तानी इन्वर्जन्स, व्हेन इट कम टू टैकलिंग ऑफ पाकिस्तानी इन्वर्जन, ठीक है। इसका आंसर लगाते हैं आप डी, डी आंसर इसका बन जाता। अब बात कर लो लास्ट और आज के लास्ट की, क्या कहता है जी, अमृता फडणवीस किसी का नाम है भाई, हैज़ बीन द मोस्ट डैश ऑफ ओपोजिशन वॉइसेस, ओपोजिशन वॉइसेस की सबसे डैश रही है इन महाराष्ट्र, कब, इन रिसेंट टाइम्स, इन ए सीरीज ऑफ ट्वीट, लगातार ट्वीट करके क्या कहा है, द बैंकर टारगेटेड, इसने किसको टारगेट किया, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को, फॉर डैश अवे फ्रॉम दी बीजेपी। अब बात करते हैं क्या हुआ होगा भाई, इसका आंसर आता, अमृता फडणवीस हैज़ बीन द डैश ऑफ ओपोजिशन वॉइसेस, ओपोजिशन वॉइसेस की कुछ रही है, क्या रही है देखो, सस्पिशियस तो होता है शक्की, तो शक्की जैसी तो कोई बात ही नहीं करता, सोफिस्टिकेटेड होता है कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल, ये भी बात नहीं करता, सेल का मीनिंग होता है सफ़र करना, एसके क्लासेस की टैगलाइन आपको पता है, सेल ऑन दी बोट ऑफ सक्सेस विद एसके क्लासेस, सेल ऑन दी बोट ऑफ सक्सेस विद एसके क्लासेस, इसका मीनिंग ये है कि कामयाबी की नाव में आओ और हमारे साथ सफ़र करो, तो इसको तो यूं याद कर लो सेल को, तो ठीक है, सेल को तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो भाई ये भी बात नहीं करता, और नन ऑफ दी अबव वैसे ही नहीं, ना ही बैकवर्ड लगता, ना ही काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब होता है सलाह देना। आंसर था वोसिफेरस या ड्रिफ्टिंग, इसके अंदर ग्रामर यूज़ नहीं हो रही थी भाई, सेंस यूज़ हो रही थी, वर्ड की सेंस मैंने पकड़ा, वोसिफेरस होता है हंगामेदार, जोरदार, शोरगुल भरी। तो भाई ओपोजिशन क्या करता है, सरकार के काम की आलोचना करता है, हंगामा करता है, उन सब में भी सबसे इफेक्टिव वॉइस किसकी रही है आजकल, इस अमृता फडणवीस की वॉइस कैसी रही है, वोसिफेरस रही है ऑफ ऑल ओपोजिशन वॉइसेस। और वो किस चीज़ के लिए उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती है, ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दी बीजेपी। ड्रिफ्टिंग अवे का मतलब होता है संबंध खत्म कर देना, ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है संबंध खत्म कर देना, और वो भी उस बंदे से जो कभी आपका बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ऐसा नहीं होता क्या, दो दोस्त होते हैं, अच्छी दोस्ती थी, कोई झगड़ा हो गया, इसने इससे दोस्ती तोड़ दी, अब आप कह सकते हो कि इनके जो रिलेशंस है वो कैसे हो गए, ड्रिफ्ट अवे हो गए, भाई काफ़ी एक टाइम पर बहुत क्लोज थे, आज बिल्कुल स्ट्रेंजर बन गए, ऐसी सेंस देता है। एक बात मुझे और बतानी थी, इसको याद कैसे करें ड्रिफ्ट को, ये ड्रिफ्ट ना गाड़ी वगैरह से स्टंट नहीं करते, उसको भी ड्रिफ्ट कहते हैं। तो मैंने इसको लिंक किया था, कोई बंदा अगर ड्रिफ्ट करता है तो होता क्या है, वो अपने क्लोज रिलेटिव से संबंध खत्म कर लेता है, दूर चला जाता है, भाई ड्रिफ्ट स्टंट वंट करेगा, डेथ वेथ हो जाएगी, संबंध खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से लिंक करके मैंने याद किया था, इसका आंसर था ए। ठीक है, होगी आज की शीट। अब देखो ये क्या नया आ गया, एसके क्लासेस पॉजिटिव प्रोटोन, तो भाई हर तरफ नेगेटिविटी फैली है, बच्चे बेचारे निराश हो गए, कोई कह रहा है सर कोरोना चल रहा है, पढ़ाई करें या ना करें,
सर एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, तो भाई बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, निश्चिंत हो जाओ, पढ़ाई करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। इसीलिए ना, अब तुमको पॉजिटिव कौन करेगा? न्यूज़, हमारी खबरें जो है आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबर चलाते हैं, तो भाई उनका तो काम ही है देश में नकारात्मकता फैलाना। एसके क्लासेस आपको पॉजिटिव करेगी, इसीलिए ना एसके क्लासेस अब से डेली आपको एक प्रोटॉन देगी। प्रोटॉन पता है क्या होता है? साइंस वालों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, सबको पता होगा भाई। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो आज के समय में ना अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, इसीलिए इसके क्लासेस आपको एक पॉजिटिव प्रोटॉन डेली देगी। आज का पॉजिटिव प्रोटॉन देखो क्या कहता है, अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। भाई बिल्कुल सही बात है, खुद पर यकीन करना सीखो, फिर सारी प्रॉब्लम्स आपको क्या लगेगी? छोटी लगेंगी, क्योंकि सबसे बड़े तो हम ही हैं भाई। इंसान है तभी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स है, यानी इस इंसान के आसपास अगर प्रॉब्लम्स है तो इसके पास इतनी क्षमता भी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। लेकिन करना क्या है? आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने आप पर विश्वास करना है कि यस आई कैन, ठीक है। यही है, पॉजिटिव रहो। आज की शीट कैसी लगी? थोड़ा लेवल भी मैंने अप किया था, उम्मीद करता हूँ पसंद आई है। पसंद आई है लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कमी रह गई मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।